वानों को अपनी टेरिटरी बनाने के बाद और नामी से पिटने के बाद फाइनली स्पीयरहेड्स अपने एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और समुद्र में तूफान आ जाता है कि तभी लूफी नामी से इशारा करते हुए बोलता है आखिर वह क्या है। अभी नामी बोलती है ये तो एक जाइंट वर्म एडी है, मतलब वो एक पानी का जो बॉल होता है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। तभी नामी चिल्लाकर जिब्बे से बोलती है कि जल्दी से शिप को वहां से निकाले, इससे पहले वो डूब जाए। तभी लूफी बोलता है कि वेट, शायद वहाँ पे कोई फंसा हुआ है। कि तभी सांजी भी बोलता है कि हाँ, और कोई नहीं बल्कि एक लेडी है, और तुम जानते हो कि सांजी लेडीज के मामले में कभी भी गलत नहीं होता। कि तभी जोरो डिसाइड करता है उस जाइंट बॉल ऑफ वाटर को काटने का, और वो ऐसा कर भी देता है। तभी एक बहुत जोर का हवा का झोंका आता है जिसमें चैपर उड़ जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए तभी लूफी भी उसके पीछे कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। अभी हम देखते हैं कि इस जाइंट बॉल ऑफ वाटर से एक बच्ची बाहर आती है जिसे भी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके बचा लेता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो बाकी स्पीयरहेड से नीचे देखने को बोलती है। और जैसे ही वो नीचे देखते हैं वो देखते हैं कि बहुत बड़ी शार्क होती है जो उन्हें लगभग खाने ही वाली होती है, लेकिन राइट टाइम पे उसे देखने की वजह से वो उससे बच जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है आखिर वो क्या था। मतलब इतनी बड़ी फिश, वो भी मेटल की। वहीं दूसरी तरफ लूफी और चैपर जो कि डेविल शूट यूजर्स है, तो उनको बचाने के लिए जिम्बे भी पानी में कूद जाता है और शिप की कमांड दे देता है फ्रैंकी को। और फिर फ्रैंकी अपना एक नया अटैक यूज करता है जिससे वो मेटल शार्क से काफी दूर चला जाता है, लेकिन भाई वो मेटल शार्क लिटरली अपने मुंह से उन पर मिसाइल अटैक कर देती है जो कि उनकी शिप को लग भी जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम्बे लूफी, चैपर और उस लड़की को बचा लेता है, पर लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है वो देखता है कि उनकी शिप तो नहीं होती, लेकिन वो जो फिश होती है वो उन्हीं पर निशाना लगा रही होती है और अटैक करने वाली होती है। तभी जिम्बे लूफी और सभी से सांस रोकने को कहता है और दोबारा पानी में चला जाता है। और तभी वो मेटल शार्क स्ट्रॉ हेड्स की शिप पर अटैक करने का सोचती है कि तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस रोबोट आ जाता है जो शार्क पर अटैक कर देता है। और फिर दूसरी तरफ हम लूफी का ग्रुप देखते हैं एक आइलैंड पे, जहाँ में पता चलता है ये लड़की की और कोई नहीं बल्कि ज्वेलरी बॉडी है जिसे हमने सबोडी आर्क के दौरान भी देखा था। फिर वो लूफी को थैंक यू भी बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एम्परर हो, क्योंकि तुम पोस्टर में तो बिल्कुल ही अलग दिखते हो और तुम्हारे बाल तो व्हाइट थे ना। कि तभी लूफी हंसते हुए बोलता है कि वो तो मैं तब दिखता हूँ जब मैं टोटली फ्री होता हूँ। बॉनी को कुछ समझ नहीं आता। कि तभी बातों बातों में जिम्बे पूछता है कि तुम्हारी क्रू और शिप का क्या हुआ। कि तभी बॉनी बताती है कि वो यहाँ पे अकेली आई है और उस मॉन्स्टर शार्क की वजह से उसका जो शिप था वो डिस्ट्रॉय हो गया और उसे काफी ज्यादा भूख लग रही है। कि तभी लूफी और चॉपर भी कहते हैं हाँ यार भूख तो लग रही है, चलो यार किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। तभी बानी उन्हें चिल्ला के बताती है क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि हम एक गवर्नमेंट आइलैंड पे है और जिसका नाम है एगहेड, जहाँ पे वेगापंक की रिसर्च लैब है और वो यहाँ पे रिसर्च करता है। और वो ये भी बताती है कि वो यहाँ वेगापंक से ही मिलने आई है। फिर दूसरे सीन में हम वही मिस्टीरियस रोबोट को देखते हैं जिसने सनी को यानी स्ट्रॉ हेड्स की शिप को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। इस रोबोट को देख के स्ट्रॉ हेड्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि तभी इस रोबोट में से एक लड़की बाहर आती है जो खुद को वेगापंक बताती है। इसे सुन के स्ट्रॉ हेड्स और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कि तभी रॉबिन बोलती है उसने ये कहीं भी नहीं सुना कि वेगापंक एक औरत है और तुम तो काफी ज्यादा यंग लग रही हो। तभी वो लड़की बताती है कि असल में वो वेगापंक वो है जिसका नाम लिलिथ है। वो उनसे कहती है कि हमारी रिसर्च के दौरान बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो अगर तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर है या वैल्यूएबल चीजें हैं वो हमें सौंप दो, है बदले में हम तुम्हें जाने देंगे। ट्रेजर का नाम सुनते भाई नामी भड़क जाती है और वो कहती है तुमने हमें अभी तो बचाया है और अब तुम हमें लूट भी रही हो। लिलिथ गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ किसी भी शिप का आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स मेक श्योर करते हैं कि जो भी शिप यहाँ आए
वो डूब जाए। उसका ऐसे बोलते ही हम देखते हैं बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सी मॉन्स्टर्स को देख के भाई नानी गुस्से पे ब्रोक की फट जाती है, लेकिन फ्रैंकी अभी भी बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है वो सी मॉन्स्टर्स को देखकर। तभी भाई लिलिथ को किसी का कॉल आता है और दूसरी तरफ से वो बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई साइंटिस्ट वाली प्राइड नहीं है क्या, जो तुमने लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया। और वो उसे बताता है कि जिन्हें तुम लूटने की कोशिश करो वो और कोई नहीं बल्कि स्ट्रे हेड पायरेट्स हैं, जिनका कैप्टन अभी हाल ही में एक एम्परर बना है। फिर उन्होंने बोलती है इसीलिए तो लूट रही हूँ, सोचो एक एम्परर के क्रू के पास कितना ट्रेजर होगा, कितना खजाना होगा। और वो बंदा बोलता है कि उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो और उसे बताता है कि तुम्हारे सामने जो सैट्समैन खड़ा है वो और कोई नहीं पायरेट हंटर जोरो है, जिसकी फैमिली वेन बुलियन है। और वो शांत एकदम काम इसलिए खड़ा है क्योंकि वो जानता है कि तुम उसकी रेंज में हो और वो सिर्फ एक अटैक में तुम सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी के अलावा वहाँ पे निको रेबिस भी है जिसे डीमन चाइल्ड का टाइटल मिला हुआ है, तो उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। और भाई ये सुनते ही लिलिथ के पसीने छूट जाते हैं। भाई लिटरली वो सोचती है कि मैं कितनी केयरलेस थी, जो मैंने देखा कि ये लोग मुझसे डर रहे हैं या फिर ये जो लोग खुश हो रहे हैं, एक्चुअली में ये सब तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। कि तभी जोरो एकदम सीरियस टोन में बोलता है कि हे वेगापंक, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। अभी जो कैद में बंदा होता है वो इस चीज को सुन लेता है और उनकी बात को मान लेता है और वो कहता है कि इन लोग को तुम मेरे पास ले आओ, मुझे इनमें इंटरेस्ट है। और फिर अगले सीन में हम लूफी का ग्रुप देखते हैं जो कि एगहेड आइलैंड में घुसते समय बात कर रहे होते हैं आपस में। वहाँ हमें पता चलता है कि बॉनी यहाँ पे अपने फादर के लिए आई है क्योंकि वेगापंक ने उसके फादर को एक साइबर्ग में कन्वर्ट कर दिया है और उनकी पूरी मेमोरी को मिटा दिया है, यहाँ तक कि वो अपनी ही बेटी बॉनी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और वो वेगापंक से मिलकर ये क्लियर करना चाहती है कि क्या वो उसके फादर को दोबारा नॉर्मल कर सकता है या फिर उनकी कॉन्शियसनेस को वापस ला सकता है। और फिर वो लोग ऊपर एगहेड आइलैंड पहुंच भी जाते हैं जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा होता है। तभी वो वहाँ पे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देखते ही लूफी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके आर पार चला जाता है। तभी वो कुछ खाने की चीजें भी देखते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उसके भी वो आर पार चले जाते हैं और हमें पता चलता है ये सब कुछ रियल नहीं बल्कि सिर्फ होलोग्राम है। और तभी उनकी मुलाकात होती है वेगापंक से, यानी उसकी एक और वर्जन वेगापंक 06 एटलस से। और ये सुनते ही भाई लूसी और चॉपर शॉक हो जाते हैं कि क्या तुम वेगापंक हो। फिर आप न्यू वर्ल्ड में एक गवर्नमेंट शिप को देखते हैं जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि CP0 होती है। और वहाँ CP0 में काकू और रैब लूची को देखते हैं। आप आइए CP9 वाले चलने अभी भी जिंदा है और अब इनका प्रमोशन हो चुका है CP0 में। और इनके अलावा हम देखते हैं स्टसी को, यानी इस बंदी को जिसे तुमने देखा होगा होल केक आइलैंड के दौरान, अगर तुम्हें याद हो तो। और ये CP0 की एक एजेंट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है। और ये लोग एक मिशन पे जा रहे हैं एगहेड आइलैंड वेगापंक को मारने के लिए। फिर टाको एक्सप्लेन करता है कि वेगापंक अकेला नहीं है बल्कि उसकी 6 सैटेलाइट्स और हैं, मतलब उसकी 6 और क्लोन्स है। जैसा हमने देखा था वहाँ भी लिलिथ और एटलस को, मतलब उनकी जैसे 4 और है। और अगर हम इन छह को मिला दे तब हमें मिलेगा एक वेगापंक, मतलब बंदा इतना ज्यादा जीनियस है। और ये सुनते ही लूची बोलता है कि यार ये जीनियस सच में सिरदर्द है, मतलब दे आर सच अ पेन। फिर काको बोलता है उन्हें सारे वेगापंक्स को एलिमिनेट करना है, मतलब मारना है। लेकिन इस बात का ध्यान लेना है कि वेगापंक की लैब को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा वैल्यूबल चीजें हैं या फिर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। फिर हम लूफी का ग्रुप देखते हैं जिन्हें पेट भर के खाना खा लिया होता है और गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूल रहे होते हैं। और उनका ये टैलेंट देख के जो वेगापंक एटलस होती है वो काफी इम्प्रेस भी होती है, लेकिन वो कुछ देर में वहाँ से चली भी जाती है उन्हें बाय कर कर। खाने के बाद वो अपने कपड़ों भी चेंज कर लेते हैं, यानी वो फ्यूचरिस्टिक वाले। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, यानी एक पैसिफिस्ट आ जाता है। वो पैसिफिस्ट देखते ही उन पर अटैक कर देता है और वो कहता है कि श्री का खाना खाया, कटोरी भी चोरी की है, इसलिए वो उन पर अटैक करना होता है। क्योंकि भाई आइलैंड में सब कुछ फ्री नहीं है, उनका कुछ प्राइस भी है, इसलिए जो पुलिस वाले पैसिफिस्ट होता है वो इन सब पर अटैक कर रहा होता है और उन्हें थीफ यानी चोर बोलता है। और फिर उसे बोलता है भाई ऐसे तो ये हमें मार ही डालेगा। और फिर वो उस पैसिफिस्ट पे अटैक करने वाला होता है कि बानी उसे बीच में
रोक देती है। लूफी के रीजन पूछने पर वो बताती है दैट ही इज माय फादर, और ये सुनते ही भाई लूफी जो रहता है और जिम्बे पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। फिर बॉनी रोती हुई बोलती है प्लीज उन्हें हर्ट मत करो, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, ही इज द ओनली फैमिली आई हैव गॉट। फिर अगले सीन में हमें नए वर्सेस ब्लैक बेयर की फाइट दिखाई जाती है जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर रखी है, तुम चेकआउट कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम फिर से एगहेड का सीन देखते हैं जहाँ पे वो जो पुलिस वाला पैसिफिस्ट होता है अब अटैक नहीं कर रहा होता है, कि जो बॉडी होती है उसने अपने पावर्स का यूज करके लूफी और शैबर को बिल्कुल बूढ़ा बना दिया होता है। भाई दूसरी तरफ जिम्बे को एक छोटा बच्चा है जिससे वो जो पैसिफिस्ट होता है वो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता है। और तभी जिम्बे जो कि पहले वर्म था वो बताता है कि कैसे वो कुबा के बारे में जितना भी जानता है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे कुबा पहले सर्बेट किंगडम का किंग हुआ करता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया एक पायलट बनने पे। लेकिन तभी नेवी ने उसे एक दिन पकड़ लिया और पता चला कि उसके रिश्ते रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ भी हैं और उसे लाइफ सेंटेंस की सजा दे दी गई। लेकिन फिर वेगापंत ने एक दिन उस पर इंटरेस्ट दिखाया और उसे ऑफर दिया कि अगर वो उसको उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने दे तो वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसको ऐसा वॉरलॉर्ड काम करना पड़ेगा फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट। और वो सुनते ही बॉनी भड़क जाती है और कहती है कि डैडी ऐसी नहीं थे, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से हेट करते थे, इसलिए ही उन्होंने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन भी किया था और उनका सिर्फ फायदा उठाया गया है बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट। फिर अगले सीन में हम टीम सनी को देखते हैं यानी बाकी के स्ट्रेहेड, जिससे वो मिस्टीरियस रोबोट आइलैंड की तरफ ला रहा होता है। और आइलैंड पे आते ही जोरो और ब्रूक डिसाइड करते हैं कि वो शिप पे रुकेंगे क्योंकि उन्हें उस लड़की यानी लिलिथ पे भरोसा नहीं है। और फिर जो बाकी के स्ट्रैप्स होते हैं वो भी लिलिथ की हेल्प से बड़ी फ्यूचरिस्टिक लुक में आ जाते हैं। और उसी के बाद हमें एक कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है वेगापंक वेन की, जहाँ पर वो रूम में रहता है कि जीनियस होने की यही प्रॉब्लम है कि तुम अपना फ्यूचर भी देख सकते हो। अभी जो कॉल पे बंदा रहता है कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो वेगापंक, तो वेगापंक बोलता है मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तभी जो कॉल पे बंदा होता है वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। तभी वेगापंक जोरोवन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ध्यान से सुनो, ड्रैगन मतलब समझ रहे हो ये बंदा ड्रैगन से बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि लिलिथ स्ट्रे हैट्स को कहीं लेके जा रही होती है और फिर वो उन्हें किसी एक रूम में लेके जाती है और खुद गायब हो जाती है। और उस रूम में स्ट्रे हैट्स की मुलाकात होती है सेराफिन फ्लोर से, जिसे वो जिम्बो समझ रहे होते हैं क्योंकि वो स्वयं पर जिम्बो ही जैसा लग रहा होता है अगर हम इसकी चाइल्डहुड की बात करें तो। लेकिन वो स्ट्रे हैट्स को देखते ही उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो समझ जाते हैं ये जिम्बो नहीं बल्कि पैसिफिस्ट है। और तभी नामी उससे लड़ने का डिसाइड करती है और अपना क्लाइमेट अटैक निकाल लेती है कि तभी वो सेराफिन जमीन के अंदर घुस जाता है और स्विमिंग करने लगता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या इसके पास डेविल पावर्स भी है। और तभी वो सेराफिन जमीन से निकल के नामी का गला पकड़ लेता है, जो देख के सांजी बहुत भड़क जाता है और उस पर एक पावरफुल किक से अटैक कर देता है और उसे काफी दूर सूख देता है। और फिर रेवन भी कहती है कि अब बहुत ज्यादा हो गया और वो भी सेराफिन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो सेराफिन फिर से जमीन के अंदर जाके एकदम से रेवन के सामने आ जाता है, लेकिन सही टाइम पे रुसत उस पर अटैक कर देता है और रेवन को बचा लेता है। लेकिन वो रुसत के अटैक से बच जाता है और रुसत को ही पीछे से पकड़ लेता है। इसे बचाने के लिए सांजी जा ही रहा होता है कि तभी सैंकी बोलता है रुसत से कि हिलना मत, क्योंकि वो अपना अटैक रेडिकल बीम फायर करने वाला होता है। और फ्रैंकी की रेडिकल बीम देख के एक रोबोट शॉक हो जाता है जो उनकी फाइट देख रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि वेगापंक नंबर 3 एडिशन द थिंकर होता है। वहीं हम एक दूसरे वेगापंक को देखते हैं जो कि होता है वेगापंक नंबर 4 पाथागर, जो कि स्ट्रे हैट्स के बैटल डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रे हैट्स के डेटा को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन बैटल काफी सीरियस हो गई थी, इसलिए वेगापंक 01 शाका वहाँ पहुंच जाता है और उस बैटल को रोक
देता है और खुद को इंट्रोड्यूस भी करता है और साथ ही साथ उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें आइलैंड फ्यूचरिस्टिक लगता है। इस बात पर वो स्ट्रे हैट्स एग्री भी करते हैं, लेकिन फिर शाका बोलता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये फ्यूचर नहीं पास्ट है। लेकिन फिर हमें एक जाइंट रोबोट दिखाया जाता है जो कि लूफी के ग्रुप को मिला होता है और लूफी और चॉपर उसे देख के काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। लेकिन फिर से फ्रैंकी शाका से पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि हम अभी भी पास्ट में हैं। और फिर शाका उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कैसे 900 साल पहले एक एशियन किंगडम हुआ करता था जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन इसी चक्कर में दुनिया के 20 अलग किंगडम ने उस पर अटैक कर दिया और उसे हरा दिया और उसी के पास से वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना हुई। किसी को इस बारे में पता ना चले इसलिए गवर्नमेंट ने उसको हिस्ट्री से ही मिटा दिया हमेशा के लिए और उससे व्हाइट सेंचुरी का नाम दे दिया गया। वो सुनते ही सारे स्ट्रे हैट शॉक हो जाते हैं। शाका ने ये भी बताता है जो भी इस व्हाइट सेंचुरी या फिर उस किंगडम के बारे में जानने की कोशिश करता है उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। और वही रीजन था कि ओहारा यानी रॉबिन के होम टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था क्योंकि वो लोग बहुत कुछ जान चुके थे व्हाइट सेंचुरी के बारे में। तभी रॉबिन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम उस किंगडम के बारे में रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि सारी बुक्स और मटेरियल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और फिर शाका बताता है क्योंकि ओहारा की विल अभी भी जिंदा है और बेस्टर कॉल के बाद वेगापंक खुद गया था ओहारा पर, जहाँ वेगापंक की मुलाकात हुई थी ड्रैगन से और ड्रैगन उसे बताता है कि कैसे वो क्लोवर को जानता था। क्लोवर मतलब ये बंदा है जो कि प्रोफेसर था। ड्रैगन ओहारा की ये हालत देख के जहाँ डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी आर्मी क्रिएट करेगा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को टक्कर देगी और उनके अगेंस्ट फाइट करेगी। और शाका बताता है कि वो 1 साल के ही अंदर ऐसी आर्मी क्रिएट भी कर देता है और पूरी वर्ल्ड को हिला के रख देता है। और गैस वो ड्रैगन वेगापंक को भी ऑफर देता है उसकी आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन वेगापंक उसे मना कर देता है। वो कहता है उसकी रिसर्च के लिए बहुत सारा फंड यानी पैसा चाहिए जो कि ड्रैगन के पास नहीं है, जो कि सच बात है। और इसलिए वो कहता है कि उसके टैलेंट और स्किल का क्या फायदा जब वो उसकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाएगा उसकी आर्मी में रह के, इसलिए वो उसे ज्वाइन नहीं करता है। लेकिन वो लोग कांटेक्ट में रहते हैं क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे वेगापंक 1 ड्रैगन से बात कर रहा था। और इन सब के अलावा वेगापंक को एक बुक से भरी लेक भी मिली थी और उन सारी बुक्स और मटेरियल और एक जायंट की हेल्प से सारे इंसिडेंट के बारे में पता चला। और ये जायंट वही था जिसने रॉबिन की जान बचाई थी। वो जायंट जिंदा है ये जानकर रॉबिन काफी खुश हो जाती है कि उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लूफी का ग्रुप देखते हैं जो कि उस एंशिएंट रोबोट को चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू सम कमांड्स। वो रोबोट तो चालू नहीं होता लेकिन उस रोबोट से वेगापंक बाहर आ जाता है। वेगापंक को देखते ही बॉडी चिल्लाकर बोलती है कि आखिर तुम्हारे सिर को क्या हुआ, जो कि लाइट बल्ब जैसा दिखता था ये इतना छोटा कैसे हो गया और ये कट कैसे गया और ये एप्पल कैसे लटक रहा है तुम्हारे सिर से। वेगापंक बताता है कि उसने ब्रेन फ्रूट खाया था जिसकी वजह से वो दुनिया की कितनी भी नॉलेज को अपने ब्रेन में स्टोर कर सकता है, लेकिन उसके ब्रेन का साइज उतना ही बढ़ जाएगा। एक टाइम के बाद उसका सिर काफी बढ़ गया था इसलिए उसको काटना पड़ा और वही जगह पे स्टोर करना पड़ा। और ये जो उसके सर पे लटक रहा है ये एक्चुअली में एक एंटीना है जिसकी मदद से वो अपने ब्रेन से कनेक्ट रहता है और उसके बाद वो अपने सारे वेगापंक्स के बारे में भी बताता है। और वो बताता है कि कैसे उस सारे वेगापंक्स में उसकी एक पर्सनैलिटी स्टेब्लिश है। वो कहता है अगर तुम सारे वेगापंक्स को कंबाइन कर दो तो तुम्हें पूरा एक ओरिजिनल वेगापंक मिलेगा, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी को ऐसे 6 भाग में डिवाइड करने से उसका काम काफी आसान हो गया है और उसकी एफिशिएंसी भी काफी बढ़ गई है। एट द सेम टाइम ये जो सारे 6 वेगापंक्स है ये पंक रिकॉर्ड यानी उसके ब्रेन से कनेक्ट है। मतलब ये वेगापंक दिन भर में जितना भी कुछ सीखते हैं जो भी नॉलेज गेन करते हैं उसे लास्ट में वो पंक रिकॉर्ड में सेव कर देते हैं। इससे उसका काम काफी आसान हो जाता है और वो दूसरे काम पे ध्यान दे सकता है। लेकिन भाई बॉडी का दिमाग तो पहले ही से खराब है तो वो वेगापंक पे बीम सर्वर रख देती है और कहती है अभी कभी मेरे फादर को नॉर्मल करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और वेगापंक डरते हुए बोलता है कि बॉडी ये बीम सर्वर तो डिफेक्टिव है, अभी के अभी से बंद करो नहीं तो बहुत सारे बग्स आ जाएंगे यानी कीड़े मकोड़े।
और उसके ऐसा बोलते ही बहुत सारे बैग्स आ भी जाते हैं, जिसे देख के बनी की हालत खराब हो जाती है और बंदी वहीं पर नॉक आउट हो जाती है। और उसके बाद वेगापंक उस जायंट रोबोट के बारे में थोड़ी बातें करता है कि कैसे 200 साल पहले उसने होली लैंड मैरी जॉस पर अटैक कर दिया था और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया था इस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उस पर रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर ये रोबोट वर्क कैसे करता है। ऐसे वेगापंक लूफी से बोलता है कि अच्छा हो तुम यहाँ आ गए, शायद मेरी किस्मत अच्छी है, क्या तुम मुझे इस एगहेड आइलैंड से बाहर निकाल सकते हो। और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि CP0 एगहेड आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। जब सारे वेगापंक को पता चलता है कि CP0 एगहेड आइलैंड पर पहुंच चुकी है और जिन्हें लीड कर रहा है रॉब लूची, तो भाई वेगापंक से ज्यादा नामी और उनसे घबराने लगते हैं। और तभी वेगापंक वन शाका बोलता है कि उसे कह दो कि जो सेराफिन वो लेके आया उसे वहीं छोड़ के वापस लौट जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो बैटल के लिए रेडी हो जाए। वही सेम टू सेम चीज पैथा को CP0 से बोल देता है, लेकिन तभी रॉब लूची को डाउट हो जाता है कि ये लोग शायद समझ गए हैं कि हम यहाँ पे इन्हें मारने आए हैं। तभी रॉब लूची बोलता है कि डॉक्टर वेगापंक, जो तुम्हारे आसपास जो गवर्नमेंट शिप डिसअपियर हुई है उनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। कि तभी वेगापंक बोलता है डिसअपियर हुई है, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम। लूची बोलता है कि अभी 2 महीने पहले CP5 की शिप गायब हो गई थी और उसके बाद अभी 1 महीने पहले CP7 की शिप गायब हो गई थी और अभी कुछ 2 हफ्ते पहले CP8 की शिप भी गायब हो गई। अभी बोलता है आखिर ये चल क्या रहा है, क्यों कोई भी गवर्नमेंट शिप वापस नहीं लौट रही है एगहेड आइलैंड से। और ये सुनते ही भाई लिलिथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि वो सारी शिप हमने डिसअपियर की है, उन सबके हम जिम्मेदार है, चुपचाप वापस लौट जाए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर रॉब उसे डिसाइड करता है कि हम इस शिप को यही छोड़ देंगे और इस सेराफिन की हेल्प से एगहेड आइलैंड जाएंगे। और फिर उसके बाद हमें फिर से लूफी का ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ वेगापंक उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्या वो जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर जाना चाहता है। और वो लूफी को बताता है कि कैसे रिसर्च करते करते वो वॉइड सेंचुरी के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, इसलिए अब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे इरेज करना चाहती है, जस्ट लाइक ओहारा। वो लूफी को यह भी बताता है कि CP0 अब आइलैंड पे पहुंच भी चुकी है, जिस बात पर लूफी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये CP0 क्या है। उसने CP9 सुना था, जिस बात पे जिम्बो से एक्सप्लेन करता है कि कैसे CP0 डिवीजन सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजर डिवीजन है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। और वो भी कहा जाता है कि वो लोग जहाँ भी चाहते हैं वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर शाका ये देखता है कि कैसे CP0 ने अपना शिप को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो समझ जाता है कि अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े अब बात नहीं बनेगी। और तब वो 3 सेराफिन्स को छोड़ने का डिसाइड करता है उस CP0 पे। फिर हम लूफी का ग्रुप देखते हैं, जहाँ पर लूफी मान जाता है कि वो वेगापंक को यहाँ से बाहर निकालेगा। और तभी वेगापंक धीरे धीरे उसके सामने से गायब होने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम बॉनी को ऊपर ला सकते हो, क्योंकि ये जगह बहुत जल्दी बैटलफील्ड बनने वाली है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि होलोग्राम वाला मॉन्स्टर और CP0 पर अटैक कर देता है, जिसे देख के एजेंट्स भी उस होलोग्राम वाले मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं और काकू तो उस पर अपनी टेम्पेस्ट किक वगैरह भी मारने लगता है। अब इस तस्वीर में बताती है कि अरे टेंशन मत लो, सिर्फ होलोग्राम है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी काकू को फिर से चुल मस्ती है और वो कहता है ये ऊपर आसमान में क्या बना है और ये क्या लाइनें जैसी क्या बनी है। और तभी इस पे बहुत सारे अटैक होने लगते हैं और तभी तस्वीर बोलती है कि अरे वो तो इस आइलैंड का फ्रंटियर डोम है और जो भी उन्हें बिना परमिशन के क्रॉस करने की कोशिश करता है उस पर अटैक होते हैं। और तभी काबू बोलता है तेरे को पहले बताना चाहिए था। अभी वहाँ पे वेनेस्डे वेगापंक एटलस कर जाती है उस CP0 के एजेंट से लड़ने के लिए। शाकर उसे लैब से मना कर रहा होता है कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन तब तक बहुत दूर हो चुकी होती है क्योंकि तब तक लूची उस पर अटैक कर चुका होता है और उसे एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है लूफी की। लेकिन तभी लूफी और लूची दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिलेंगे। तभी लूफी लूची से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कि तभी लूची उसे जवाब देता है कि ये एक गवर्नमेंट आइलैंड है और लूफी को रियलाइज होता है कि वो गलत जगह पे खड़ा है।
तभी काको बोलता है ये तो स्ट्रेयर्स पायरेट्स हैं और उन्हीं के पास ज्वेलरी बॉनी भी है। और फिर वो लूफी से बताता है कि हम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि लूफी अब कोई आम पायरेट नहीं है, अब वो एक एम्पर बन चुका है। बिना परमिशन के आप एक एम्पर को हाथ नहीं लगा सकते। और जब लूफी एटलस की इतनी बुरी हालत देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने लूफी को खाना दिया था और तुम तो जानते ही हो लूफी को जो भी खाना देता है वो उसका दोस्त बन जाता है। और फिर क्या था, उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट इतनी खतरनाक होती है कि सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। और इस फाइट में लूफी तो अपने गेयर फाइट में था ही, लेकिन साथ साथ हमें रॉब लूची की भी अवेकनिंग फॉर्म देखने को मिलती है। फिर अगले सीन में हम वेगापंक को देखते हैं जो तो अपनी लैब में शाका से पूछता है क्या वो स्क्रीन में दिख रहा है, क्या व्हाइट वॉरियर स्क्रीन में दिख रहा है, और यहाँ वो लूफी की बात कर रहा होता है। और जब वेगापंक लूफी को देखता है तो वो नामी से पूछता है क्या तुम्हें पता है इस बंदे की स्टोरी, मतलब लूफी के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की स्टोरी। अभी नामी रिस्पॉन्स करती है कि वैसे तो हमें ज्यादा पता नहीं है लेकिन ये तो गन शूट की पावर है ना। अभी वेगापंक बोलता है दैट्स फनी क्योंकि इस नाम का तो कोई भी डेविल फ्रूट मेंशन ही नहीं है किसी भी पुरानी इंसाइक्लोपीडिया में डेविल फ्रूट की, मतलब ये फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वो सुनते ही उसर सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है लेकिन लूफी तो हमेशा से यही बोलता हुआ आया है। अभी वेगापंक बोलता है ये बहुत अजीब बात है क्योंकि जैसा एंशिएंट बुक्स में लिखा है लूफी बिल्कुल उसी क्वेट की तरह दिख रहा है। और वो कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ द वॉरियर ऑफ लिबरेशन की, यानी सैन ग्रेप नीका की। और तभी नामी बोलती है लेकिन हमने तो ये नाम कभी भी नहीं सुना। तभी वेगापंक कहता है कि सुनोगी कैसे, इस नाम को तो हिस्ट्री से ही वाइप आउट कर दिया गया है, यानी मिटा दिया गया है। और तभी हम देखते हैं कि लूफी हंसते हंसते फाइट कर रहा होता है लूची के साथ, लेकिन वही दूसरी तरफ लूची अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। और एक पैनल में तो हम लोग देखते हैं कि कैसे लूफी लूची के सारे अटैक्स को कितनी आसानी से डॉज कर रहा होता है। इनफैक्ट वो सो जाता है और फिर खुद के सिर को पकड़ के जगाता है, मतलब देख रहे बंदा लिटरली लूची के साथ खेल रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अब लूफी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेमारू 3 सेराफिन्स को लेके वहां पे पहुंच जाता है और वो बोलता है मुझे CP0 की हेल्प करनी है ना, पायरेट्स हमारे एनिमी है। और वेगापंक को ग्रैंपा वेगापंक बोल के उनसे ऑर्डर पूछता है कि मुझे यहाँ क्या करना है। वहां से वेगापंक बोलता है नहीं तुम्हें CP0 को यहाँ से भगाना है, वो एक्चुअली मुझे यहाँ मारने आए हैं। सेंटेमारू कहता है लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ट्रेटर नहीं कहलाऊंगा। अभी वेगापंक कहता है अच्छा बेटा है, भूल गए जब मैं तुम्हें पहली बार लेके आया था तुम भूख में मरने वाले थे। और यहाँ वेगापंक सेंटेमारू को इमोशनली ब्लैकमेल करता है जो कि बंदा हो भी जाता है। और इसे देख के काकू अपने पास खड़े सेराफिन से बोलता है कि उनके पास 3 है तो क्या हुआ, एटलीस्ट हमारा एक उनके एक को तो एलिमिनेट कर ही देगा। तो यही ऑर्डर वो अपने सेराफिन को देता भी है। तभी पीछे से स्टसी काकू से बोलती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे हम हैंडीकैप हैं। कि जैसे सेंटेमारू एरर देता है उस सेराफिन को जो कि काकू के साथ खड़ा था, तो वो सेंटेमारू का ऑर्डर मानता है और CP0 पे ही अटैक करने लगता है क्योंकि अथॉरिटी के मामले में सेंटेमारू इन लोगों से ऊपर आता है। और उसके बाद फिर से हमें लूची और लूफी की फाइट दिखाई जाती है जहाँ लूफी लूची की बहुत बुरी तरह से बचा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि लूफी दीवार पे मुक्का मार के उसी लेवल का बना के और स्ट्रेच करके सीधा लूची के पेट पे मुक्का मारता है जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इस अटैक को नाम देता है मूल पिस्टल। और तभी सेंटेमारू सारे सेराफिन्स को ऑर्डर देता है कि स्ट्रॉ हेड्स की हेल्प करो जिससे वो वैक्यूम रॉकेट तक जा सके, जिस पर बैठकर वो स्टीफली फ्रंटियर डोम तक पहुंच सके। इसी के बाद हमें सेंटेमारू और लूफी के बीच एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पे सेंटेमारू बोलता है क्यों स्ट्रॉ हेड, क्या तुम सच में ग्रैंपा पंक की हेल्प कर रहे हो यहाँ से निकलने में। और यहाँ पे लूफी हंसते हुए बोलता है कि हाँ क्योंकि उसी ने हमसे हेल्प मांगी है। ये मौका देख के रैब लूची अटैक कर लेता है सेंटेमारू पे क्योंकि सेंटेमारू की वजह से ही CP0 की बहुत बुरी हालत हो गई थी, वो नहीं रोक पा रहे थे सेराफिन्स को क्योंकि जब तक सेंटेमारू जिंदा है या फिर होश में है वो लोग सेराफिन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेंटेमारू की इतनी बुरी हालत देख के लूफी शॉक हो जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता था। सेंटेमारू कहता है कि मुझे हल्के में मत में, मैंने उसका अटैक बहुत पहले ही देख लिया था और मुझे लगा मैंने उसे डैच कर दिया, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे मुझे लग गया।
अभी नीचे सेंटामोर से बोलता है यू आर टफ, लेकिन मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना ही होगा, वरना हम कभी भी सेराफिन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि लूची फिर से सेंटामोर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लूफी बीच में आ जाता है और वो गोल गोल घूम के उसे एक मुक्के में उड़ा देता है। लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है और वो चक्री की तरह गोल गोल घूमने लगता है। वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि चॉपर उससे कहता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, और वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेराफिन्स ने CP0 की बहुत बुरी हालत करके रखी होती है। सेराफिन्स की पावर्स को देख के फ्रैंकी इमोशनल हो जाता है और कहता है ये तो उसी बंदे की पावर है, क्या वो मर चुका है? एम्ब्रोडा पंक उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इम्पेल डाउन में एक प्रिजनर है। ये सुनकर ही फ्रैंकी शॉक हो जाता है, क्योंकि एक डेविल फ्रूट की पावर एक ही बंदे के पास हो सकती है और वो दूसरे में तभी ट्रांसफर हो सकती है जब पहले वाले की डेथ हो जाए और फिर से एक डेविल फ्रूट जनरेट हो और दूसरा बंदा उस डेविल फ्रूट को खा ले। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेगापंक डेविल फ्रूट को भी क्लोन कर सकता है, लेकिन वो बताता है कि वो अभी सिर्फ जोन टाइप डेविल फ्रूट को ही आर्टिफिशियली बना सकता है। लेकिन साथ में वो ये भी मेंशन करता है कि वो स्पेशल टाइप डेविल फ्रूट्स को भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए जो उसे रिसोर्सेज चाहिए वो अभी उसके पास नहीं है। और वेगापंक बताता है कि उसने लोगिया डेविल फ्रूट बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़े ज्यादा ट्रिकी थे, इसलिए वो उन्हें नहीं बना पाया। लेकिन जब उसने पैरामीशिया डेविल फ्रूट्स बनाने की कोशिश की तो वो उन्हें बना तो नहीं पाया, लेकिन उसके लिए उसने एक नया अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, जो कि था ग्रीन ब्लड, जिसमें वो किसी भी डेविल फ्रूट पावर को इन्फ्यूज कर सकता है और वो ब्लड इस सारे सेराफिन्स की रगों में दौड़ रहा है। अभी वेगापंक बोलता है कि ये सेराफिन्स इसलिए हिस्ट्री में सबसे पावरफुल टीम के नाम से भी जाने जाएंगे। फिर हम रेवोल्यूशन को देखते हैं जो दीवार से बाहर आ रहा होता है, जिसे लूफी ने थोड़ी देर पहले मुक्का मारा था। लेकिन फिर वो सेंटामोर को देखते फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी फिर उसके सामने आ जाता है एक जायंट बन के और उसे खाने की कोशिश करता है। देख रहे हो भाई लूफी कैसे खेल रहा है उसके साथ। लूफी से किसी तरह बच पाता है कि तभी लूफी के मुंह में जो पत्थर होते हैं वो उससे उस पर अटैक करना चालू कर देते। इससे पहले लूची उन पत्थरों से बच पाता, लूफी पाइप को रबर में कन्वर्ट करके उससे खुद को लैंड कर देता है और बड़ी तेजी से लूची की तरफ बढ़ता है, उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे भाई लूची वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और बोलता है व्हाट इनसेन पावर, और लूफी अभी भी हंसी रहा होता है। जब तक सारे सेराफिन्स ने स्ट्रॉ हैट्स के लिए रास्ता क्लियर कर दिया होता है और जो हैंको की सेराफिन होती है वो उनको सेफली वैक्यूम रॉकेट तक छोड़ देती है। इसके बाद सेंटामारो के कहने पर लूफी भी बाकी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लेता है और सारे लोग वैक्यूम रॉकेट में बैठकर सेफली लैब तक पहुंच जाते हैं। फिर हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे सेंटामारो बेहोश हो चुका है और CP0 अब कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। कि सेंटामारो को बेहोश होने की वजह से अब उनके पास सेराफिन्स का कंट्रोल आ जाता है और अब वो फिर से रेडी हो जाते हैं उन सबसे लड़ने के लिए। और फिर हम न्यू वर्ल्ड में एक गवर्नमेंट शिप को देखते हैं जिसमें और कोई नहीं बल्कि एडमिरल किजारू होता है। में एडमिरल किजारू होता है जो कि कह रहा होता है कि वेगापंक के साथ स्ट्रॉ हैट्स भी है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से वहां से एस्केप नहीं कर पाएंगे। हम उसी तरह सब कुछ करेंगे जैसा हमने प्लान किया है। और वो ऑर्डर देता है कि जितने भी वॉरशिप्स है उन सब को एगेट की तरफ ले चलो। फिर आगे हम देखते हैं कि पिटने के बाद भी लूची दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और पूरी CP0 दोबारा से रेडी हो जाती है स्ट्रॉ हैट्स से लड़ने के लिए और वेगापंक को मारने के लिए। और यहाँ लूची बोलता है कि इस आइलैंड के जितने भी एग्जिट हैं उन सबको ब्लॉक कर दो, और वो ऑफिसर्स को ऑर्डर भी देता है कि जितने शिप्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दो कि कोई भी यहाँ से एस्केप ना कर पाए। और ये सब कुछ लैब से वेगापंक 1 शाखा देख रहा होता है कि वो लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और जब वो ये सब वेगापंक को बताता है तो वेगापंक समझ जाता है और वो कहता है मतलब बिना फाइट किए ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और ये सुनते ही वेगापंक टू लिलिथ काफी खुश हो जाती है और वो कहती है मतलब अब हम उन लोगों से एटलस का बदला ले सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे लूची ने एक ही अटैक में एटलस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। लिलिथ उसी अटैक की बात कर रही है, लेकिन शाखा उसे मना कर देता है और वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उससे नहीं लड़ने वाले। और वो सब रेडी होके स्ट्रॉ हैट्स के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वेगापंक बोलता है कि अब हम सब रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। अभी हम लैब
के एक दूसरे साइड में देखते हैं कि बॉनी गुस्से में भाग रही होती है और लूफी और चॉपर उसे पकड़ रहे होते हैं और बॉनी कह रही होती है कि वेगापंक को क्या लगा कि वो कुछ बग्स का यूज करके मुझे रोक सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे बॉनी को एक लेजर बीम मिली थी जिसका यूज करके उसने वेगापंक को धमकी दी थी कि उसके फादर को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लेजर बीम डिफेक्टिव थी और उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे बग्स यानी कीड़े आ गए थे, जिसे देख के भाई बॉनी की बहुत बुरी हालत हो गई थी और वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। और अब होश में आने के बाद वो फिर से भागकर वेगापंक को ढूंढ रही है और लूफी और चॉपर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी लैब का अलार्म बजता है बीप बीप करके और ये अनाउंसमेंट होने लगती है कि द फ्रंटियर डोम इज ऑफलाइन। और हमें पता चलता है कि जो लैब का फ्रंटियर डोम है यानी कि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि काकू ने जब उस लेयर को क्रॉस करने की कोशिश की थी तो उसके ऊपर अटैक हो गए थे। उसी लेयर को किसी ने ऑफ कर दिया है यानी बंद कर दिया है। और भाई ये सुनते ही वेगापंक वन शाका भी कहता है आखिर ये कैसे हुआ, इसके पीछे पर्पस क्या है। और तभी लिलिथ भी पाता है और उससे पूछती है कि जल्दी से चेक करो क्या कोई कंट्रोल रूम में है, आखिर फ्रंटियर डोम ऑफ कैसे हुआ। और पैथागोरस लिलिथ को बताता है कि उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ कंट्रोल रूम में, मतलब किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ। फिर बाहर देखते हैं कि CP0 के एजेंट्स को भी ये चीज पता चल जाती है, जिस बात का फायदा उठा के काकू लूची से बोलता है कि ये गोल्डन चांस है हमारा इनके ऊपर अटैक करने का। लेकिन लूची बोलता है कि उसे लगता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, तो हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग बादलों के ऊपर जाते हैं वो देखते हैं उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता। और हाँ भाई, जो पंख रिकॉर्ड है वो बादलों के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वो रियल क्लाउड्स नहीं है, क्योंकि हमने एक एपिसोड में देखा था जहाँ लिलिथ एक्सप्लेन करती है कि ये आर्टिफिशियल क्लाउड्स है जिसके ऊपर ये पंख रिकॉर्ड बना हुआ है, तो ये रियल क्लाउड्स नहीं है। और बादलों पे पहुंचते ही लूची की नजर स्ट्रॉ हैट्स की शिप सनी पे पड़ती है और वो बोलता है कि अब बस यही शिप रह गया है जिसे डिस्ट्रॉय करना है। और काकू बोलता है लीव इट टू मी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो अपनी टेम्पेस्ट किक यूज करता है सनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उसके अटैक को कोई रोक देता है और वहां से हमारे जोरो की आवाज आती है जो कि बोलता है कि आखिर मेरी नींद को किसने डिस्टर्ब किया। और भाई जोरो को देखते ही काकू की फट जाती है, मतलब तुम उसकी शक्ल देखो, बंदे के पसीने छूट जाते हैं। और फिर हम लैब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे पैथागोरस बोलता है कि मैंने दोबारा से फ्रंटियर डोम को ऑन कर दिया है, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि कुछ CP0 के एजेंट अंदर आ चुके हैं। और शाका उनकी फाइट को स्क्रीन में अंदर देख रहा होता है और कहता है कि तो उन लोग ने टारगेट बनाया है स्ट्रॉ हैट्स की शिप को। फिर आगे देखते हैं कि लूफी दौड़ते हुए अपने क्रू के पास आता है लैब में और सबसे पूछता है कि क्या उनमें से किसी ने बॉनी को देखा है क्या। वो बताता है कि वो एक लेडी पायलट है जिसके लॉन्ग हेयर्स है। और ये सुनते ही रॉबिन बोलती है कि अब तुमने बात की तो मुझे याद आया, आखिर वेगापंक किधर है, अभी तो वो यही था। फिर आगे हम लैब के एक दूसरे हिस्से में देखते हैं जहाँ पे वेगापंक बॉनी से डर के भाग रहा होता है और बॉनी इसके पीछे पड़ी होती है और कह रही होती है क्या तुम मेरे डैड को नॉर्मल करोगी, यस और नो। और वेगापंक बोल रहा होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो रीजन उसे नहीं बता रहा होता है। और फिर उसके आगे समुद्र के एक हिस्से में हम किड पायरेट्स को देखते हैं जहाँ पे किलर किड से बोलता है शायद हम उस आइलैंड पे अब आ चुके हैं जिस आइलैंड को द होम ऑफ द जायंट्स भी बोलते हैं। जो सुनते ही किड स्माइल करता है और समझ जाता है कि ये है एल्बाफ। और फिर अगले सीन में हम मरीन के G14 हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जिसके अंदर हेलमैपो रो के स्वॉर्ड के मेंबर प्रिंस से हेल्प मांग रहा होता है कोबी को बचाने के लिए। कि तभी हम देखते हैं हेडक्वार्टर के बाहर गाप की शिप आती है और हेलमैपो बाहर गाप को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और रो के बताने लगता है कि कैसे कोबी को ब्लैक बियर्ड ने किडनैप कर लिया है। और गाप बोलता है कि रोना बंद करो और शिप पे चढ़ जाओ क्योंकि हमें हाशिनोशो जाना है यानी पायरेट आइलैंड कोबी को बचाने के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, कुछ बहुत क्रेजी होने वाला है। और फिर से हम एगेट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बॉनी रो रही होती है क्योंकि उसे वेगापंक नहीं मिल रहा होता है और वेगापंक ये सब देख रहा होता है और फिर वो उसे चुप कराने आता है। लेकिन ये बॉनी की चाल होती है और जैसे ही वेगापंक उसके पास आता है बॉनी घूम कर फिर से उस पर अटैक कर देती है और उसे छूकर उसे एक बच्चे में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो वेगापंक को पकड़ के उससे पूछती है
है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे फादर की जान क्यों ली। और वेगापंक उसे बताता है कि ये किसी की चॉइस नहीं थी, कुमा ने खुद अपने लिए ये चूज किया था। और बोनी उससे झूठा बोलती है और कहती है कि उसके फादर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और अपनी जान नहीं लेंगे। और वो गुस्से में वेगापंक को जमीन में पटक देती है और कहती है कि एक्सक्यूजेस देना बंद करो, मुझे सच्चाई बताओ। और वेगापंक बोलता है ये तो चाइल्ड अब्यूज है। लेकिन तभी बॉनी वहाँ पे किसी रूम को देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है। वेगापंक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और वो वहाँ पे उस रूम के पास जाके उसके डोर को खोल देती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है वो वहाँ पे एक बबल को देखती है। और फिर हम लैब के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हम जोरो और ब्रोक को देखते हैं, जहाँ पे जोरो ब्रोक से कहता है कि वो काकू को हैंडल कर लेगा तो वो जाकर शिप को प्रोटेक्ट करे। और ब्रोक वहां से चला जाता है और उसके बाद हम जोरो वर्सेस काकू का एक भयंकर वाला क्लैश देखते हैं, जहाँ पे जोरो अपनी 3 स्टाइल सॉर्ड्स यूज कर रहा होता है और काकू अपने जिराफ के फॉर्म पे होता है, जहाँ पे वो अपनी गर्दन को घुमा घुमा के बार बार जोरो पे अटैक कर रहा होता है। लेकिन जोरो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर रहा होता है। तभी जोरो गुस्सा होके बोलता है बहुत हो गया और वो एक जोरदार अटैक करता है काकू के ऊपर और काकू जमीन पर। लेकिन इसी बात का फायदा उठा के लूची तुरंत ऑर्डर दे देता है सारे सेराफिन्स को कि लैब को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दो। और ये सुनते ही सारे सेराफिन्स लैब पर अटैक कर देते हैं और लैब के अंदर भाई नामी और उसब की फट जाती है। लेकिन शाका अभी भी काम होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काकू की गर्दन पर कोई उसे काट लेता है, जिसकी वजह से काकू वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि स्टसी होती है। और लूची उसे देख के बोलता है कि स्टसी ये तुमने क्या किया। और लूची समझ जाता है कि उसे धोखा मिला है और वो तुरंत ही स्टसी पर अटैक करता है। लेकिन स्टसी बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉच कर देती है और एकदम से आगे आ जाती है। और फिर वो उसे पीछे से पकड़ के लूची को भी उसकी गर्दन पे काट लेती है और उसे वहीं पे बेहोश कर देती है। और ये देखते ही भाई जोरो और ब्रोक दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि भाई आखिर अभी क्या हुआ। कि तभी जो स्टसी होती है वो ट्रांसपोंडर स्नेल से अंदर लैब में बताती है कि उसने दोनों ऑफिसर्स को सुला दिया है। और हमें पता चलता है कि भाई जो स्टसी है वो एक्चुअली में वेगापंक के साइड है और उसके लिए लॉयल है। और फिर स्टसी आगे बताती है कि उसका लेवल भी लूची के ही लेवल पे है, तो वो जो सेराफिन्स के ऑर्डर है उनको ओवरराइट नहीं कर सकती, तो वो सेराफिन्स को ऑर्डर देकर उन्हें नहीं रोक सकती। और तभी लैब के अंदर से लिलिथ बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया स्टसी, बाकी हम देख लेंगे। और लिलिथ और एडिशन लैब से बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है वेगापंक सेराफिन्स को रोक सकते हैं क्योंकि वो हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं 5 एल्डर्स को छोड़ के, तो वो किसी के ऑर्डर को भी ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लिलिथ लैब से बाहर आती है हम देखते हैं जो मिहोक का सेराफिन होता है वो उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जोरो तुरंत ही उसके बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। और जोरो एसहॉक को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि पास से तो तुम बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं दिखते, एक्चुअली भी तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी है। और एसहॉक ये सुनते ही जोरो को एकदम से काफी दूर फेंक देता है अपनी पावर से। और हाँ भाई जोरो बिल्कुल सीरियस नहीं था यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि ये सेराफिन्स कितने पावरफुल हैं। तभी एडिसन लिली से बोलता है कि अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और वो सारे सेराफिन्स को ऑर्डर देता है रुकने के लिए। कि तभी जिम्बे वाला सेराफिन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पे सांजी उसे बचा लेता है और बाद में वो सेराफिन्स भी रुक जाते हैं और उनकी बात को मान लेते हैं और कोई अटैक नहीं करते हैं। तभी शाका स्टसी को भी उनके साथ आने के लिए कहता है और स्टसी मान जाती है। और फिर हम लैब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे लूफी अभी भी बॉनी और वेगापंक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अभी भी कोई नहीं मिला होता है। फिर से हम एक गवर्नमेंट शिप को देखते हैं जिसमें एडमिरल किजारू मौजूद था, लेकिन उसके अलावा वन ऑफ द 5 एल्डर्स में से एक उसमें सैटर्न भी मौजूद होता है। और जहाँ किजारू सैटर्न से पूछता है कि क्या आप इससे पहले वेगापंक से मिले हैं, और सैटर्न उसे बताता है हाँ बहुत पहले वो वेगापंक से मिल चुका है और ये काफी शर्म की बात है जो कुछ भी अभी हो रहा है। और फिर अगले सीन में हम एगहेड का सीन देखते हैं जहाँ पे पंक रिकॉर्ड के नीचे एगहेड पर जो ऑफिसर्स होते हैं CP9 के, उन पर सारे पैसिफिस्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और उनकी हालत बहुत बुरी होती है। और उन ऑफिसर्स की कोई भी अटैक पैसिफिस्टर्स पे काम नहीं कर रहे होते क्योंकि पैसिफिस्टर्स के पास अल्टीमेट डिफेंस होता है बबल शील्ड का, जिसकी वजह से उनके कोई भी अटैक उन्हें छू नहीं पा रहे होते हैं।
और पैसाफिस्टर्स उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं वो सेंटामारू होता है जो ये सारे अटैक्स करवा रहा होता है उन ऑफिसर्स पर। इसके अलावा वो और 50 यूनिट्स जो पैसाफिस्टर्स की होती है आइलैंड पर उन्हें भी रिलीज कर देता है आइलैंड पर, और उन्हें ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग का यही मिशन है कि तुम अपने क्रिएटर यानी वेगापंक को यहाँ से एस्केप करने में हेल्प करो। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेसी, जोरो और ब्रोक को देखते हैं कि वो लोग भी अपने कपड़े चेंज करके फ्यूचरिस्टिक लुक में आ चुके होते हैं। वे सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी शाका बताता है कि कुछ इश्यूज यानी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे ध्यान से सुनो। और वो बताता है कि पहली बात तो स्टेला यानी वेगापंक डिसअपियर हो चुका है, पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमने फ्रंटियर डोम के कंट्रोल को खो दिया है, मतलब फ्रंटियर डोम ऑन है। और अगर इस सिचुएशन में हमने पंक रिकॉर्ड को छोड़ने की कोशिश की, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की, तो उस लेयर को टच करते ही हमारा फ्राई बन जाएगा, मतलब हम जल के राख हो जाएंगे। ये सुनते ही ऊसप और चॉपर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इस सिचुएशन में फिर हम वेगापंक के साथ इस आइलैंड से एस्केप कैसे करेंगे। तभी शाका उन्हें जवाब देता है कि पहले हमें स्टेला यानी वेगापंक को ढूंढना होगा, उसके बिना हम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। तब तक मैं इस डोम को ठीक करने के बारे में कुछ सोचता हूँ। तभी सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग अलग ग्रुप बना के वेगापंक को ढूंढना चाहिए। वो जितनी जल्दी से ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी वो यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। और फिर डिसाइड होता है कि लूफी और जोरो वहीं पे शाका के साथ रुक कर काकू और लूची पर नजर रखेंगे और बाकी लोग जाएंगे वेगापंक को ढूंढने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं बॉनी को जो वो बबल मिला था वो एक्चुअली में कुमा की मेमोरी का एक बबल था, जिसमें उसकी सारी मेमोरीज स्टोर हैं, मतलब उसके साइबॉर्ग बनने से पहले की मेमोरीज, जिसे टच करते ही बॉनी उसकी मेमोरीज के अंदर चली जाती है। और उस मेमोरी में वो एक बच्चे को देखती है जो कि रो रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। और उसे देखते ही बॉनी समझ जाती है कि ये तो डैडी है यानी कुमा है। तभी वो देखती है कि कुमा को काफी लोग मार रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है प्लीज इससे अच्छा तो मुझे मार डालो। और बॉनी उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, स्टॉप भी बोलती है, लेकिन कोई इसकी नहीं सुनता और बॉनी से ये सब कुछ नहीं देखा जाता। और वो बबल से अपना हाथ हटा लेती है और काफी दूर गिर जाती है और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। और फिर लैब के एक दूसरे हिस्से में हम पाइथागोरस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि इन सेराफिन्स ने तो लगभग इस लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या वो भूल गए कि वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं। लेकिन तभी उसको पीछे से एकदम से कोई आवाज आती है और जैसे ही वो घूम के देखता है वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे ये ब्लास्ट होता है शाका पाइथागोरस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो उससे पूछता है ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तुम ठीक तो हो। और वो अपनी स्क्रीन पर भी चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब सी शैडो दिखाई देती है जो कि उसके कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर आगे हम बिल्डिंग ए के 3rd फ्लोर में नामी, ब्रोक और एडिसन के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पे नामी कुछ डायमंड्स को देख के उनकी दीवानी हो जाती है और एडिशन उसे याद दिलाता है कि हम यहाँ पे वेगापंक को ढूंढने आए हैं। वहीं आगे हम बिल्डिंग ए के ही 2nd फ्लोर में रॉबिन, चॉपर और एटलस के ग्रुप को देखते हैं जो कि वेगापंक को ढूंढ रहे होते हैं। और उसके आगे फिर हम 4th फ्लोर पे कंट्रोल रूम में शाका को देखते हैं, जहाँ पे लूफी उससे पूछ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। और लूफी उसे बताता है कि अभी कुछ सेकंड पहले उसको सबकी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक से उसे सबकी आवाज आना एकदम से बंद हो गई। और फिर शाका लूफी से बताता है कि ऐसा ही कुछ उसके कैमरेस के साथ भी हो रहा है, वो भी एक एक करके काम करना बंद कर रहे हैं। और फिर शाका बोलता है कि उसे लगता है कि इस लैब में हमारे अलावा भी कोई और है। और वही दूसरी तरफ हम बिल्डिंग सी के 3rd फ्लोर में ऊसप, फ्रैंकी, लिलिथ और यॉर्क के ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें एक अजीब सा इंसिडेंट दिखाई देता है, जहाँ पे वो सामने देखते हैं कि उनके धुआं ही धुआं होता है। और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पाइथागोरस की बॉडी मिलती है जिसका सिर गायब होता है। जैसे ही वो पाइथागोरस की बॉडी के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि साइड में उन्हें कोई देख रहा होता है। और वो सब जैसे ही उससे पूछता है कि कौन है वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि पाइथागोरस का ही सिर होता है जो कि उनकी तरफ चल के आ रहा होता है। फिर वो सब जब पाइथागोरस के सिर से बात कर रहे होते हैं और तभी हम दूसरी साइड देखते हैं जो यॉर्क होती है वो हैंकॉक वाले सेराफिन से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ओ ये कितनी क्यूट है। तभी हम देखते हैं जो हैंकॉक वाली सेराफिन होती है वो अपनी पावर से
यॉर्क को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है और उस पे अटैक कर देती है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि लिलिथ बोलती है कि आखिर ये सेराफिन यहाँ क्या कर रही है, और वो उसे ऑर्डर देती है रुकने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं बल्कि उन्हीं पे अटैक कर देती है। तभी फ्रैंकी बोलता है क्या हमें भी लड़ना चाहिए, और लिलिथ उससे कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, हमारा कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि हमने इसे इसी तरह डिजाइन किया है कि ये सबसे पावरफुल बीइंग है, तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी, ज़ोरो, शाका के ग्रुप पे भी मीहॉक और कोमा के सेराफिन्स ने अटैक कर दिया होता है। शाका उनको रुकने का ऑर्डर भी देता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते बल्कि उन पर अटैक कर देते हैं। तभी लूची और काको भी होश में आ जाते हैं और वो लूफी से कहते हैं कि तुम हमारे हैंडकफ खोल दो, हम भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इन सेराफिन्स को हराने में। लेकिन ज़ोरो ने मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने तुम्हारे हैंडकफ खोल दिए तो फाइट खत्म होने के बाद तुम हमें दोबारा हैंडकफ्स नहीं लगाने दोगे। और काकू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, फाइट खत्म होने के बाद हम खुद वो हैंडकफ लगा लेंगे। और भाई लूफी मान जाता है, लेकिन ज़ोरो से फिर भी मना कर देता है। लेकिन तभी अचानक मीहॉक वाला सेराफिन उन पर अटैक कर देता है, जिससे ज़ोरो बच तो जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है ये पावर्स तो मिस्टर वन की है, जिससे उसने फाइट की थी एलाबेस्टा आर्क के दौरान। तभी काकू फिर से जोर से बोलता है कि मेरी बात को समझो, तुम उस तरह से उन लोगों से नहीं जीत पाओगे। और तभी शाका उन CP9 के एजेंट से उनका मिशन पूछता है। तभी लूची उसे जवाब देता है कि उसका मिशन है सारे वेगा पंक्स को एलिमिनेट करना। तभी शाका कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम्हारी खुद की मेंबर स्टसी ने भी तुम्हें धोखा दे दिया है, तो मतलब अब तुम उसे भी नहीं छोड़ोगे, राइट? लूची बोलता है राइट, वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसे कोई भी मर्सी यानी दया नहीं दिखाएगा। लूची के जवाब सुन के काकू लूची से बोलता है कि क्या तुम इन्हें कन्विंस करना चाह रहे हो कि ये हमें ना बचाए और यही मरने के लिए छोड़ दें? और तभी लूफी कुछ सोचता है और शाका से हैंडकफ्स की चाबी मांगता है और शाका उसे दे भी देता है। और फिर लूफी लूची को एकदम से चिढ़ाते हुए टॉन्ट मारता है कि जब ये फाइट ओवर हो जाएगी और तुम्हें पता चलेगा कि तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, तो फिर तुम एक लूजर की तरह मेरे फ्रेंड्स या वेगापंक के पीछे तो नहीं भागोगे ना, राइट? और तभी जोरो लूफी से बोलता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स और टॉन्ट इन लोगों पे काम नहीं करेंगे। और तभी लूची लूफी को जवाब देता है फैट चांस, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे पहले मैं तुमसे निपटूंगा स्ट्रॉ हेड लूफी, क्योंकि तुम मेरी हिट लिस्ट में सबसे टॉप में आते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स तो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे निपटूंगा। और ये सुनते ही भाई जोरो शॉक हो जाता है कि भाई लूफी की ट्रिक काम कर गई, क्योंकि भाई लूफी और जोरो अभी तक श्योर नहीं थे कि अगर उन लोगों ने इन दोनों के हैंडकफ खोल दिए तो कहीं ये उनके फ्रेंड्स या फिर वेगापंक पर अटैक ना कर दें। और तभी लूफी ने चाल चली और लूची को चिढ़ाते हुए बोला कि तुम सबसे पहले मुझसे निपटोगे ना, किसी लूजर की तरह मेरे फ्रेंड्स या वेगापंक के पीछे तो नहीं भाग जाओगे ना। और जोरो को भाई यकीन नहीं था कि ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन ये काम कर गई। लूची ने सामने से बोल दिया कि तुम मेरी टॉप लिस्ट में सबसे पहले आते हो और सबसे पहले मैं तुमसे ही निपटूंगा। उसके बाद लूफी उन दोनों के हैंडकफ को खोल देता है और फिर वो अपने गियर 4 बाउंसमैन के फॉर्म में आ जाता है। और फिर वो और लूची मिलकर कोमा वाले सेराफिन पर मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं। एक दूसरी तरफ काकू और जोरो मिलकर मीहॉक वाले सेराफिन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं। और फिर अगले सीन में हम लैब के बहुत ही अंदर यानी एक अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे कोई फूड यानी खाना मांग रहा होता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि CP7, CP5 और CP8 के एजेंट्स होते हैं, जिन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा गया होता है। जिनमें से एक एजेंट किसी से बात करते हुए बता रहा होता है कि जब वो 2 महीने पहले एगेट से अपना इंसेप्शन खत्म करके वापस जा रहा था तो उसके ऊपर C-20 ने अटैक कर दिया और उसे फिर बाद में यहाँ पे बंद कर दिया गया। और वो कहता है कि मुझे लगा उसके पीछे तुम्हारा हाथ है डॉक्टर वेगापंक। और हम देखते हैं डॉक्टर वेगापंक भी वहाँ होता है और वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर वेगापंक के हाथ में भी हैंडकफ्स बंधे होते हैं, मतलब उसे भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और फिर हमें किड पायरेट्स का शिप दिखाया जाता है जो कि एल्बाफ की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे किलर किड को याद दिला रहा होता है कि कैसे लास्ट टाइम जो मैच था वो कम्प्लीटली वन साइडेड था, मतलब रेड हेयर पायरेट्स ने पूरी तरह से किड पायरेट्स को हराया था और उसी मैच में किड ने भी अपने एक हाथ को गवाया था। और हम देखते हैं कि कैसे शैंक्स अपने शिप की तरफ
बढ़ रहा होता है और सभी लोग उसे गले लगा रहे होते हैं। और वही बैकग्राउंड में किलर अभी भी बोल रहा होता है कि शायद इस बार वो तुम्हारा एक हाथ ना ले बल्कि तुम्हें जान से मार दे। और ये सुनते ही किड हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, वो तो तब ना जब मैं हारूंगा, ओनली इफ आई लूज। मतलब देख रहे हो बंदा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर से हम एगेट का सीन देखते हैं जहाँ पे लूफी और लूची अभी भी लड़ रहे होते हैं उस सेराफिन से, और फिर मिलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं उस कुमा वाले सेराफिन पर। वही दूसरी तरफ काकू भी अपनी टेम्पेस्ट किक से एसॉप पे अटैक करता है और जोरो भी अपना वन शॉट स्टाइल यूज करके एसॉप पे अटैक करता है। और फिर काकू और जोरो मिलकर भी एसॉप पे एक पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन सेराफिन पे उन अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता, जिसे देख के लूफी भी शॉक हो जाता है कि व्हाट द हेक, मतलब इन पे कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है। और तभी जोरो बोलता है कि इन्हें देख के तो मुझे किंग की याद आ गई जिससे मैंने फाइट की थी वानो पे। तभी शाका बोलता है कि क्या तुम उस लुनेरियन की बात कर रहे हो जो कि काइडो की क्रू में था। और जोरो बोलता है कि उसे नहीं पता कि तुम लोग उसे क्या बुलाते हो। अभी शाका उन्हें बताता है कि सेराफिन्स को उनकी टफनेस उनके लुनेरियन ब्लड से मिली है, मतलब उनकी बॉडी में लुनेरियन ब्लड है। और ये सुनते ही जोरो सबसे बोलता है, अगर ऐसा है तो ध्यान दो, जब तक उनके पीछे वो फ्लेम्स चल रही है तब तक हमारे अटैक्स का उन पे कोई भी असर नहीं होने वाला। मतलब वो फ्लेम जब तक जलती रहेंगी तब तक लिटरली वो लोग इनविंसिबल हैं। तभी हम देखते हैं शाका कहीं जाने लगता है और लूफी उससे पूछता है तो शाका उसे जवाब देता है कि शायद उसे पता है कि उसे वेगापंक कहाँ मिलेगा। और तभी एसॉप शाका पे अटैक करने वाला होता है लेकिन जोरो उसे रोक देता है। और वही आगे हम बिल्डिंग एक की थर्ड फ्लोर पे देखते हैं कि नामी के ग्रुप पे भी जिम्बे वाले सेराफिन्स ने अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे नामी उस सेराफिन से लड़ रही होती है, जहाँ पे वो जूस को यूज करके उस सेराफिन पे थंडरबोल्ट से अटैक करती है। और हमें दिखता है कि उस सेराफिन की बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन फिर से वो अपने डेयर फूड की पावर्स को यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है और एकदम से नामी के पीछे आ जाता है। और वो नामी पे अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ पे एकदम से सांजी आ जाता है जो उसको डबल किक मार के काफी दूर फेंक देता है। और फिर वो नामी से कहता है कि टेंशन मत करो नामी सान, अब मैं आ गया हूँ। और फिर सांजी एकदम सीरियस लुक में बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक बच्चे हो या जिम्बे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर हम बिल्डिंग सी के थर्ड फ्लोर में देखते हैं जहाँ पे लिलिथ हैंकॉक वाले सेराफिन से लड़ रही होती है अपने बबल गन से, और उस बबल को छूते ही हैंकॉक वाली सेराफिन वहीं पे गिर जाती है। और फिर वहाँ पे लिलिथ एक्सप्लेन करती है कि ये बबल सी वाटर से यानी ओशियन के पानी से बने हैं, जो कि इन सेराफिन्स की वीकनेस है क्योंकि इन सेराफिन्स के पास भी डेविल फ्रूट पावर्स हैं। और फिर वो हैंकॉक वाली सेराफिन काफी गुस्सा हो जाती है और उन पे लेजर अटैक कर देती है कि जिसका फायदा उठा के फ्रैंकी पीछे से आ जाता है और उसे बबल से दबा देता है। बबल की वजह से वो सेराफिन फिर से पावरलेस हो जाती है, लेकिन फिर वो एक बहुत ही मासूम सा और क्यूट सा चेहरा बना के फ्रैंकी को देखती है, जिससे फ्रैंकी पिघल जाता है और जिसका फायदा उठा के वो फ्रैंकी को एक किक मारती है और वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। कि फिर लिलिथ तुरंत ही उस पे बबल गन से अटैक कर देती है, लेकिन वो सेराफिन उन सारे अटैक्स को डॉज कर देती है और एक क्यूट सा फेस बना के उन्हें आंख मारती है, जिसे देख के ऊसप और लिलिथ दोनों ही पिघल जाते हैं। फिर वो उन दोनों को ही अपनी पावर से स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। फिर आगे हम फिर से लैब के अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे शाका पहुंच जाता है और वो साइपर पोल के एजेंट्स को देख के काफी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर वेगापंक पे पड़ती है और वो भागते हुए उसकी तरफ आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई गन पॉइंट करता है और उसे शूट कर देता है और वो गोली उसके सिर के आर पार निकल जाती है और वो वही मारा जाता है, जिसे देख के साइपर पोल के एजेंट्स और वेगापंक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एगेट के जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो आइलैंड को छोड़कर भाग रहे होते हैं क्योंकि सेंटा माउंट ने उन्हें बता दिया होता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत जल्दी हिस्ट्री को रिपीट करने वाली है और ये आइलैंड बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, जस्ट लाइक ओहारा। और फिर हम बिल्डिंग सी के थर्ड फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ऊसप और लिलिथ पूरी तरह से स्टोन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, लेकिन जो फ्रैंकी होता है वो पूरी तरह से स्टोन में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, उसका आधा फेस और एक हाथ अभी भी नॉर्मल होता है। और तभी पैथागोरस हैंकॉक वाले सेराफिन को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे किसने ऑर्डर दिया ये सब करने के लिए। लेकिन वो जो हैंकॉक वाली सेराफिन होती है उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको अपने पैर के नीचे कुचल कर वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे एक बहुत
बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर दूसरी तरफ हम नामी के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे जिम्बे वाला सेराफिन और सांजी के बीच अभी भी बैटल हो रही होती है, जहाँ पे वो जिम्बे वाला सेराफिन सांजी को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन सांजी को कुछ भी नहीं होता और वो बोलता है दिस इज द पावर ऑफ लव। और फिर हम बिल्डिंग ए के 4th फ्लोर में जोरो और लूफी को देखते हैं जो अभी भी उस सेराफिन से लड़ रहे होते हैं कि तभी लूफी बोलता है कि आखिर वो मिहॉक वाला सेराफिन कहाँ पे है। तभी लूची लूफी को जवाब देता है हो सकता है वो तुम्हारे फ्रेंड्स के पीछे गया हो उन पर अटैक करने। तभी जोरो बोलता है टेंशन मत लो, मैं उस सेराफिन के पीछे जाता हूँ। और लूफी काकू से बोलता है कि उसब तुम भी जाके जोरो की हेल्प करो। और काकू चला भी जाता है और फिर वो दूर जाके बोलता है कि तुम उसब किसको बुला रहे हो। और भाई पर्सनली मुझे सीन काफी फनी लगा था। और फिर लूफी कुबा वाले सेराफिन पे अपना हॉक गैटलिंग अटैक कर देता है उसे यहाँ पे बिजी रखने के लिए। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है मैरी जोस का, जहाँ पे किसी का कॉल आता है और वो इंसान बताता है कि जो डॉक्टर वेगापंक है वो वॉइड सेंचुरी पे रिसर्च कर रहा है। जिस बात को पक्का करने के लिए CP5 के एजेंट्स को एगहेड भेजा जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो बहुत मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। और उसके बाद CP7 और CP8 के एजेंट्स को भी एगहेड भेजा जाता है, लेकिन वो भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। और फिर से मैरी जोस पे एक मिस्टीरियस कॉल आता है उसी सेम बंदे का, जो कि बोलता है इस बार उसे टॉप बॉस से बात करनी है। और फिर उस बंदे की और 5 एल्डर्स के बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है और जहाँ पे एल्डर्स डिसाइड करते हैं कि वेगापंक को रास्ते से हटा दिया जाएगा, यानी उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ये जो मिशन होता है ये CP0 को दिया जाता है। फिर एल्डर डिसाइड करते हैं कि हो सकता है कि वेगापंक रेजिस्ट करेगा, मतलब सामने से लड़ने का ट्राई कर सकता है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा, इसलिए वो पीछे से किजारू को भी भेजते हैं और उसके साथ कुछ वाइस एडमिरल्स को भी भेजते हैं एगेट की तरफ। और फिर अगले सीन में हम लैब के अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें शाका की डेड बॉडी दिखती है। साथ में वेगापंक बोल रहा होता है कि आंसर में मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें पता चलता है जिस इंसान ने गोली चलाई थी वो और कोई नहीं बल्कि वेगापंक 6 यॉर्क होती है, जो कह रही होती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती है। ये सुनते ही वेगापंक शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम तो मेरे साथ मैरी जोस जा चुकी हो और तुम्हें पता है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन कितने घटिया लोग हैं। और फिर यॉर्क बोलती है तुम तो बिल्कुल शाका की तरह बात कर रहे हो। और फिर वो एकदम सीरियस टोन में बोलती है कि मुझे नहीं लगता इस दुनिया को एक से ज्यादा वेगापंक की जरूरत है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यॉर्क सारे सेराफिम्स को अपना प्लान बता रही होती है कि कैसे फ्रंटियर डोम के ऑन होते ही वो बताती है कि सब पर तुम अटैक चालू कर देना, लेकिन वेगापंक को तुम्हें बंदी बनाना है, उसे जान से नहीं मारना है। और ये सारा प्लान सेराफिम समझ जाते हैं। और फिर यॉर्क हैंकॉक वाले सेराफिम से बोलती है अगर तुम मुझसे मिलो सबके साथ तो पहले तुम मुझे एक स्टोन में कन्वर्ट कर देना और फिर जब कोई देख ना रहा हो तो दोबारा से नॉर्मल कर देना, इससे किसी का डाउट मेरे ऊपर नहीं जाएगा। और हमें पता चलता है ये सब जो लैब में हो रहा है ये सब वेगापंक 6 यॉर्क का करा धरा है। फिर सीन शिफ्ट होता है वॉललैंड एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे हम किलर और किड को देखते हैं जिसपे शैंक्स की फ्लीट के मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर ये किड पायलट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या ये हमारे चीफ शैंक्स के पीछे आए हैं। और तभी हमें शैंक्स या फ्लीट के कुछ कैप्टन दिखाए जाते हैं जो कि काफी अजीब लग रहे होते हैं, जिसमें से पहला तो एक रैबिट होता है हरे कलर का, दूसरा एक बुड्ढा होता है जिसके बोलते बोलते ही दांत बाहर आ गए होते हैं, और तीसरी तो एक छोटी बच्ची होती है जो कि इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहे होते हैं। और यही किड भी सोचता है कि भाई क्या कोई मजाक चल रहा है, क्या ये सच में शैंक्स की फ्लीट है। और तभी किलर उसे जवाब देता है कि उनके बीच कुछ नामी गामी लोग भी हैं, तो जरा संभल के। और फिर हम आइलैंड में शैंक्स को देखते हैं और फिर वो अपने शिप में जाता है और अपने क्रू से पूछता है कि क्या आज कोई ब्लैक बियर्ड के ऊपर न्यूज है क्या। और एक मेंबर बताता है कि नहीं, ब्लैक बियर्ड के ऊपर तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन उन्होंने किड के बारे में कुछ जरूर पता किया है। और फिर शैंक्स किड के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो साउथ ब्लू से है। और फिर किड किलर से पूछता है कि आखिर हमारे सामने कितने शिप हैं, और किलर से बताता है टोटल 9 शिप्स हैं और कुछ लोग के तो बाउंटी पोस्टर्स भी मैंने देख रखे हैं। और फिर किड बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर वो अपनी पावर्स को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल कैनन बनाता है और जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी शैंक्स को कुछ महसूस होता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन आके यूज करता है। और हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
चीज पता चलती है। जैसे हमें पता है कि काटाकुरी अपनी फ्यूचर साइज से कुछ सेकंड फ्यूचर में देख सकता है, और उसी तरह शैंक्स भी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके सिर्फ कुछ सेकंड्स ही नहीं बल्कि पूरे एक इंसिडेंट को देख सकता है। क्योंकि किड जैसे ही अटैक करने वाला होता है, शैंक्स अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से देख लेता है कि वो कौन सा अटैक करने वाला है, वो कितना डैमेज करेगा और उससे कितने लोगों की जान जाएगी। और इसलिए वो बोलता है एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था, किड एक सीरियस डैमेज करने वाला है। जो सुनते ही बैटमैन स्माइल करते हुए बोलता है कि आई थिंक यू हैव सीन अ हेल ऑफ अ फ्यूचर, मतलब लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा खासा फ्यूचर देख लिया है। किड इससे पहले कुछ अटैक कर पाता, शैंक्स एकदम से उसके सामने आ जाता है और भाई शैंक्स को देखते ही किड की फट जाती है। तुम देख सकते हो वो कितना ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर शैंक्स अपनी तलवार निकालता है और बोलता है डिवाइन डिपार्चर। ये इतना पावरफुल अटैक होता है कि किड और किलर दोनों ही वन शॉट यानी एक ही अटैक में नॉकआउट हो जाते हैं। तुम किड की शक्ल देख सकते हो, बंदा बिल्कुल खूना खून हो जाता है। और इस अटैक में इतनी सारी हाके रिलीज होती है कि भाई जो किड के क्रू के मेंबर होते हैं वो भी नॉकआउट हो जाते हैं, और कुछ एक दो बच जाते हैं। वो शैंक्स को देखते ही तुरंत सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमारे कैप्टन को मत मारना, तुम चाहो तो हमारे पॉनिग्रिफ ले सकते हो। और वो शैंक्स को पॉनिग्रिफ भी दे देते हैं और हमें शैंक्स का एक बहुत ही सीरियस और बैड एस लुक देखने को मिलता है। शैंक्स पॉनिग्रिफ को लेके उनकी शिप से चला जाता है कि अभी हम देखते हैं डोरी और ब्रॉगी अपना अटैक रेडी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम किसी पे कैनन फायर करते हो तो खुद भी कैनन खाने के लिए रेडी रहो। और फिर वो अपना एक अल्टीमेट अटैक करते हैं जिससे किड पायरेट्स की शिप के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें बताया जाता है कि आज के दिन किड पायरेट्स की क्रू जिसका कैप्टन ईस्टिस किड, जिसकी बाउंटी 3 बिलियन बैरीज थी, उसे कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया यानी मिटा दिया गया बाय रेड हेयर शैंक्स। और हमें पता चलता है अगर तुम शैंक्स की फैमिली या उसके क्रू के किसी भी मेंबर को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो तो शैंक्स तुम्हारी क्या हालत करेगा। और यहाँ से वीडियो का दी एंड होता है, क्योंकि भाई वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। और अगर तुम्हें इसके आगे का पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर